भारत चीन के बीच सीमा के मुद्दे पर चल रहे तनाव के बीच अब खबर मिल रही है कि गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन ने टेंट लगा लिए हैं। सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरों के मुताबिक चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट पर एक बार फिर से कुछ ढांचे बनाए और वहां पर चीन के सैनिक मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि भारतीय सेना ने इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उत्तरी लद्दाख के डेप्सांग इलाके में भी चीन ने अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी है। चीन के इस कदम के बाद भारत ने भी इस जगह अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है। डेप्सांग में 2013 में भारत और चीन के बीच लंबा तनाव हुआ था। तो सेना ने हालांकि खबर की पुष्टि नहीं की, लेकिन बताया यह जा रहा है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन ने टेंट लगा लिए हैं, वहां पर संख्या भी बढ़ा दी अपने सैनिकों की। डेप्सांग में भी चीन की तरफ से इसी तरह का कदम उठाया जा रहा है। हालांकि सबके बीच भारतीय सेना भी मुस्तैदी के साथ लगातार डटी हुई है और भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या में इन जगहों पर इजाफा कर दिया है। आपको बता दें, डेप्सांग वही इलाका है जहां पर 2013 में भारत और चीन के बीच एक लंबा तनाव हुआ था। तो वहीं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां एक बार फिर से चीन की तरफ से तंबू गाड़े गए हैं, वहां पर उसने अपनी सेना को भी बढ़ा दिया है। ये वही जगह है जहां पर पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। तो लद्दाख में एक बार फिर चीन की तरफ से धोखा। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन ने तंबू लगा लिए हैं, संख्या को बढ़ा दिया अपने सैनिकों की। डेप्सांग इलाके में भी चीन ने सेना की संख्या को बढ़ा दिया है। तो वहीं भारतीय सेना भी लगातार मुस्तैदी से डटी हुई है और भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा कर दिया है। तो डेप्सांग वो इलाका 2013 में जहां भारत और चीन के बीच एक लंबा तनाव हुआ था। तो वहीं लद्दाख, पूर्वी लद्दाख का वो एरिया पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर पिछले दिनों भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, चीन लगातार जो है अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है और वो अलग अलग फ्रंट खोल रहा है। अभी तक जो है हम लोग देखिए गलवान में और उसके बाद पेंगोंग सो में, हॉट स्प्रिंग एरिया, ये कुछ इलाके थे जहाँ पे की प्रेजेंस दिखी थी चीनी सेना की और उसके बाद फेस ऑफ की घटना हुई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि गलवान और बाकी दो इलाकों के अलावा भी जो है डेप्सांग प्लेन और डीबीओ में भी जो है चीन ने अपनी तरफ से जो है हैवी बिल्डअप किया है। आर्मर्ड जो है व्हीकल वहाँ पे देखे गए हैं। तो ऐसे में ये साफ जाहिर है कि एक तरफ तो चीन बात कर रहा है, बातचीत के खुद पेशकश करता है, ऊपर से जो है टेंशन को बॉर्डर पर इस तरीके से रिलीज़ करता है। आपने कुछ दिनों से जो है जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सीधे तौर पर जो धमकी भरे अंदाज में जो है रिपोर्ट्स दी जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि चीन जो है वो लगातार बिल्डअप कर रहा है, भारत को कहीं ना कहीं जो है इस उकसावे में लाने की कोशिश कर रहा है कि सीमा पर स्थितियाँ दुरुस्त नहीं हो, ठीक ना हो। और यही वजह है कि इतनी बड़ी मूवमेंट जो है चीन की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि भारत की तरफ से भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो है मूवमेंट की गई है। टैंक तक जो है लद्दाख में अतिरिक्त रेजिमेंट जो है वो भेजी गई है। तो कह सकते हैं कि तैयारी भारत की तरफ से भी है और तैयारी जो है वो चीन भी लगातार कर रहा है कि किसी भी लंबे फेस ऑफ के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। बिल्कुल संदीप, आप रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, चीन की तरफ से लगातार ये कदम उठाया जा रहा है। उसने बॉर्डर पे एक बार फिर से अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। सबके बीच आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए चीन एक बार फिर से मददगार साबित हुआ है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने फिलहाल ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। खास बात यह है कि FATF के चेयरमैन चीन के शियांगमिन लियू हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पाकिस्तान को अक्टूबर 2020 तक के लिए मोहलत देने का फैसला किया गया। हालांकि बैठक में FATF ने पाकिस्तान को जैश जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के मामले में फेल माना है। पाकिस्तान को 2 बार मोहलत मिल चुकी है और इस बार पाकिस्तान को कोरोना के नाम पर यह मोहलत मिली है। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, एक तरफ बॉर्डर पर चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा और दूसरी तरफ हम चाह रहे थे कि अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए पाकिस्तान को, लेकिन एक बार फिर से मोहलत मिल गई। ग्रे लिस्ट में बना हुआ है पाकिस्तान, वो भी चीन की वजह से। देखिए, चीन जो है पाकिस्तान को अपना एक ऑल वेदर फ्रेंड मानता है और ऐसे में हर उस फोरम में उसकी मदद करता है जहां पे वो कर सकता है। चाहे हम लोग देखें UNSC में देख लें, जहाँ पे कि उसको जो है मसूद अजहर को जो बैन करने के लिए जो है लगातार वीटो जो है चीन की तरफ से लगाया जाता रहा है। और साथ ही अब जिस तरीके से FATF में उसके खिलाफ लगातार जो है
इस तरीके के सबूत दिए जा रहे हैं कि जो 27 पॉइंट चार्टर दिया गया था FATF की तरफ से पाकिस्तान को कि वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामलों को जो है रोके, उनमें कमी लाए, लेकिन उसमें से किसी भी चीज़ में जो है वो कामयाब होता नज़र नहीं आया। और यही वजह है कि अब जो है उसको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालने की बजाय जो है उसको ग्रे लिस्ट में ही कंटिन्यू किया गया है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पे भी FATF में भी जो है चीन जो है उसका मददगार साबित हो रहा है। लेकिन एक बात बताऊँ, इससे पहले भी इस बैठक से ठीक पहले जो है हफ्ता भर पहले तकरीबन जो है एक बैठक हुई थी जिसमें जो है इमरान खान ने जो है अपने सारे मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उसमें इंटीरियर मिनिस्टर ने बाकायदा इस बात को जो है बहुत तेज ढंग से कहा था कि और बाकायदा रिपोर्ट पेश की थी कि उन्होंने लगभग सारे वो जो 27 पॉइंट थे उस पर कार्रवाई की है और वो उम्मीद जता रहे थे कि इस बार जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ग्रे लिस्ट जो है वो लगातार जारी रही है। अक्टूबर 2020 तक जो है उनको फिर से उन 27 पॉइंट्स पर जो है अपनी कार्रवाई को दिखाना होगा। अगर आश्वस्त हुए FATF की तरफ से तो हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट में भी पाकिस्तान जा सकता है। बिल्कुल, तो आतंकवाद पर चोट के लिए बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान को अब मोहलत नहीं मिले, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और अक्टूबर तक के लिए मोहलत मिल गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां सोपोर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुबह से ही सोपोर के हरदेशिवा इलाके में ये आतंकी छुपे हुए थे और इसके बाद सुरक्षा बल ने इस इलाके की घेराबंदी की। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पिछले 20 दिनों में करीब 40 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया है। जनवरी से अब तक 111 आतंकी मारे जा चुके हैं और इस बीच बड़ी खबर यह कि 2 और आतंकी ढेर हो गए हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए। रिफत, पहले ये जानकारी के 3 के करीब आतंकी छिपे हो सकते हैं, 2 ढेर हो गए हैं, क्या एक अभी भी छिपा हो सकता है? ऐसी आशंका क्या अभी भी बनी हुई है? हाँ देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ पे 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी, क्योंकि अभी ऑपरेशन जारी है, अभी ये क्या पाना मुश्किल है कि और क्या मिलिटेंट हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आर्मी सोर्सेज से आ रही है और बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो है उनकी बॉडीज वहाँ पे हैं। तो अभी ऑपरेशन में टाइम लग सकता है। जैसा आपने कहा कि ये हद एरिया है सोपोर का, ये नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। ये भी देखना होगा कि क्या वो लोकल मिलिटेंट्स हैं या फॉरेन मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि अभी आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन की जा रही है। तो फिलहाल लगातार एनकाउंटर्स या ऑपरेशन जारी हैं। जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि 111 के करीब जो है मिलिटेंट्स मारे गए हैं 1 जनवरी से लेके आज तक, और 40 मिलिटेंट पिछले 20 दिनों में मारे गए हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आर्मी, CRPF और पुलिस लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कर रही है। हालांकि कोरोना वायरस का थ्रेट भी है। बिल्कुल, तो अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है, तलाशी अभियान जारी है। इस सबके बीच बड़ी खबर ये कि 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। और अब बात पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 19वें दिन भी इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के दाम में 14 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इसके साथ ही 1 लीटर डीजल की कीमतें पहली बार 80 रुपए के पार पहुंच गई हैं। आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल और पेट्रोल के दामों में 19वें दिन लगातार वृद्धि जारी है। आज क्या रेट है, मैं सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूं दादर के पेट्रोल पंप से। आज का जो रेट पेट्रोल का है वो है 86 रुपए 64 पैसे। कल ये रेट 86 रुपए 49 पैसे था, यानी कुल 15 पैसे की वृद्धि पेट्रोल के दामों में दर्ज की गई है। और इसके अलावा बगल में डीजल का जो दाम है उस पर देखिए 78 रुपए 29 पैसे। कल ये दाम 78 रुपए 16 पैसे था, यानी कुल मिलाकर जो है 13 पैसे की वृद्धि डीजल में दर्ज की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पिछले 19 दिनों की अगर बात करें तो करीब 9 से 10 रुपए की वृद्धि जो है वो डीजल और पेट्रोल के दाम में दर्ज की गई है। और जिस तरह से डीजल का दाम बढ़ रहा है उसको देखते हुए आने वाले समय में ये भी उम्मीद जताई जाने लगी है कि डीजल का दाम जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? पेट्रोल का तो अभी बढ़ना नहीं मांगता है, क्योंकि अभी कंडीशन पब्लिक का थोड़ा क्रिटिकल है। तो पैसे के बारे में भी थोड़ा कंडीशन लोगों का ख़राब है, तो पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना मांगता है। उनका कहना है, जो इस्तेमाल करते हैं बाइक्स या कार, उनका कहना है कि बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशन ऐसी है, ऐसे में अगर बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अनलॉक 1 के दौरान दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक बारात घर को इमरजेंसी केयर सेंटर यानी अस्पताल में बदल दिया। 100 बिस्तरों वाले इस केयर सेंटर में उन कोरोना मरीजों को रखा जाएगा जिनमें बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं होंगे।
और चूंकि ये बारात घर एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने है, इसलिए इसे एलएनजेपी अस्पताल से ही जोड़ दिया गया। बारात घर के अस्पताल में बदलने का काम पूरा हुआ तो तैयारियों पर नजर डालने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इंतजार करते दिखे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की गाड़ी वहां पहुंच गई। गाड़ी के रुकते ही एक आदमी तेजी से कार का दरवाजा खोलता नजर आया और बिना वक्त गंवाए मुख्यमंत्री इमरजेंसी केयर सेंटर की तरफ बढ़ते दिखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलएनजेपी अस्पताल के पास बने एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचे हैं। दरअसल इस बैंक्वेट हॉल को एलएनजेपी हॉस्पिटल का एक्सटेंशन बनाया गया है। केयर सेंटर के अंदर अस्पताल की तमाम सुविधाएं नजर आईं। सीएम केजरीवाल यहां के इंतजाम को लेकर डॉक्टरों से बातें करते दिखे। केयर सेंटर में मरीजों को बोरियत से बचाने के लिए लूडो और शतरंज जैसे खेल और टीवी का इंतजाम भी किया गया है। इमरजेंसी सेंटर की सुविधाओं से संतुष्ट होने के बावजूद केजरीवाल कोरोना मरीजों को ऐसी जगहों पर रखने के केंद्र सरकार के आदेश से खुश नहीं दिखे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया, लेकिन उनका अंदाज तल्ख नजर आया। केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको डॉक्टर उसके घर नहीं जाएगा, उसको कोविड सेंटर में आके लाइन में लगना पड़ेगा। अब 103 बुखार वाला आदमी, 102 बुखार वाला आदमी, उसको लाइन में क्यों खड़े कर रहे हो? बंगाल के एक मंत्री ने गाना गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के मंत्री राजीव बनर्जी ने एक गाना गाकर लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश का यारो क्या कहना, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। मलेशिया में कोरोना वायरस संकट के बीच करीब 3 महीने बाद 2000 स्कूल खोल दिए गए। हालांकि अभी सिर्फ बड़ी क्लास के छात्रों को ही स्कूलों में बुलाया गया है। मुंबई के पास ठाणे में एक और पुलिस वाले की कोरोना वायरस से मौत हो गई। अब तक राज्य में इस बीमारी से 51 पुलिस वालों की जान जा चुकी है। दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। शाहरुख पर एक पुलिस वाले पर पिस्तौल तानने का आरोप लगा था। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 13 साल पूरे कर लिए। इस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर खुशी जताई और अपना सपना पूरा होने की बात कही। रोहित ने जून 2007 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित में लड़कियों ने अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए जमकर प्रदर्शन किया। इन इलाकों में पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेट को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से इन लड़कियों की ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है। लेकिन अपनी पढ़ाई के अधिकार की मांग उठाना इन्हें उस वक्त भारी पड़ गया जब पुलिस ने इन लोगों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया। इस दौरान अपनी पढ़ाई के अधिकार को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बलूचिस्तान, क्वेटा और गिलगित में लगातार सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों की वजह से पाकिस्तान सरकार ने इन इलाकों में इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर रखा है। गुजरात के सूरत में एक बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। घटना सामने आने के बाद खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दखल दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि कांस्टेबल ने बैंक के अंदर जमकर हंगामा किया और विरोध करने पर वहां की एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। ये कांस्टेबल कर्मचारी की गर्दन पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेलता दिखाई दिया और फिर वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी के साथ भी हाथापाई करने लगा। इससे पहले वो और उसका साथी काउंटर के पास खड़े होकर काफी देर तक बहस करते रहे। ये भाई साहब यहाँ 3:30 बजे आ गए तो इनको बताया ना 5 मिनट खराब है, तो मुझे आपने बोला कि 4 बजे बाद एंट्री नहीं होती। एंट्री सारे काम 4 बजे बंद हो जाते हैं। इसके बाद गुस्से में आकर कांस्टेबल ने कर्मचारी पर हमला कर दिया। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गई। उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस के आके मुझे मारपीट की है। He's touched me everywhere. उस कर्मचारी के पति ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की तो पुलिस ने भी उनकी एक नहीं सुनी। लोग कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। फिर लास्ट में हमारे स्टाफ आए, तब जाके उन्होंने थोड़ा रिलैक्स लिया। हालांकि बाद में आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिया गया। पाकिस्तान में फंसे 748 भारतीयों की आज से वापसी शुरू होगी। पहले चरण में आज जम्मू कश्मीर के 250 लोग लौटेंगे और इसके अलावा 26 जून यानी कि कल भी 250 लोग पाकिस्तान से वतन लौटेंगे। इसमें 152 कश्मीर, 70 गुजरात और 28 महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों की वापसी वाघा अटारी बॉर्डर से होगी।
इसके बाद तीसरे चरण में 27 जून को 248 लोग पाकिस्तान से लौटेंगे। पाकिस्तान से लौटने वाले सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद नेपाल में शादी करने वाली दूसरे देश की महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन पहले नेपाल की संसद में यह प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके अगले दिन से नेपाल के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वहां के बीरगंज शहर में भी लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन का यह प्रस्ताव ऐसे समय पेश किया गया जब नए नक्शे की वजह से भारत के साथ उसके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है। यही वजह रही कि वहां प्रदर्शन करने वाले लोगों ने नेपाल सरकार के इस फैसले को मौजूदा हालात से जोड़ दिया और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत और नेपाल के बीच का रोटी बेटी का रिश्ता याद दिलाया। यो सम्बन्ध सीताको बिहा हुनुभन्दा पहिलेदेखि चल्दै आएको बेटी रोटीको सम्बन्धित थियो, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। विरोध करने वाले लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार संसदीय प्रणाली से खिलवाड़ कर रही है। यो केपी ओलीको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीले यो देशमा संसदीय प्रणालीलाई सिद्ध्याएर कम्युनिस्ट शासन पद्धति लाद्नको लागि हाल के दिनों में भारत और नेपाल के रिश्तों में जो खटास आई है, उसकी वजह से माना जा रहा है कि नेपाल सरकार ये प्रस्ताव भारत को निशाना बनाने के लिए लाई, क्योंकि नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव पास होते ही नेपाल में शादी करने वाली दूसरी देश की महिलाओं की मुश्किल बढ़ जाएगी और शादी के बाद उन्हें नेपाल की नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जबकि इससे पहले नेपाल के पुरुष से शादी करने के तुरंत बाद विदेशी महिला को नागरिकता के साथ साथ दूसरे अधिकार मिल जाते थे। हालांकि नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टियों नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया। जनता समाजवादी पार्टी की सांसद और भारतीय मूल की सविता गिरी तो शुरू से ही इसका विरोध कर रही हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में लबबकिया नदी पर बने बांध की मरम्मत का काम पूरा नहीं होने से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस नदी पर बने बांध की मरम्मत के काम में नेपाल सरकार की तरफ से अड़ंगा लगाया गया है। नेपाल सरकार ने बांध से लगी 500 मीटर की जमीन पर अपना दावा किया है। हालांकि इस बांध की मरम्मत का काम नेपाल सरकार की रजामंदी से ही शुरू किया गया था, लेकिन अब नेपाल ने इस काम में अड़ंगा लगा दिया है। बांध की लंबाई करीब 4 किलोमीटर है और हर साल भारत ही इसकी मरम्मत का काम करता है। कारण यह है कि उन लोगों का कहना है कि हमारे नो मैंस लैंड के तरफ बांध बन गया है, जबकि उन्हीं लोगों के बताए के अनुसार हम लोग अपना काम कर रहे थे, जो कि नो मैंस लैंड की तरफ नहीं है। तो हम लोग का जब से होश है तब से ये बांध बंधा हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अब इस बार क्या उन लोगों के मन में है कि खामखा डिस्टर्ब करना कि बांध न बंधे, बांध न बंधे। अंग्रेज के टाइम का बांध बंधा हुआ, आज तक हमारे नेपाल और इंडिया से कोई विवाद नहीं हुआ। 2017 में जब हमारी बांध टूटी, पूरे जिला को क्षतिग्रस्त हुआ। हम लोग 1 महीने तक दूसरे गांव का रोटी बन के आया, सब्जी बन के आया, आलू भुजिया बन के आया, उसको खाते रहे। भारत के साथ नए सीमा विवाद में उलझे नेपाल की कुछ जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। ये दावा नेपाल सरकार के सर्वे विभाग की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कुछ नदियों का रुख मोड़कर नेपाल की लगभग 33 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन तिब्बत में सड़कों का तेजी से निर्माण कर रहा है, जिसके लिए उसने कई नदियों का रुख मोड़कर नेपाल की तरफ कर दिया है। दावा यह है कि नदियों को मोड़ने से काफी जमीन जो नेपाल में थी वो अब तिब्बत में चली गई है। नेपाल के 10 इलाकों में जमीन पर कब्जा होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई गई है कि चीन कब्जे वाले इन इलाकों में सेना को भी तैनात कर सकता है। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने कोविड रिस्पांस प्लान के तहत घर घर जाकर सर्वे तेज कर दिया। देश भर में कोरोना के मरीजों के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है और यही वजह रही कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने घर घर जाकर सर्वे की शुरुआत की, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के मजनू का टीला से भी सामने आई। वहां कुछ स्वास्थ्य कर्मी लोगों के पास पहुंचे और उनके पूरे परिवार की जानकारी ली। साथ ही लोगों से उनके स्वास्थ्य से जुड़े सवाल भी पूछे गए। एक ऐप है, इस ऐप में पूरी डिटेल जो है उसको डालना पड़ता है जिस जिस घर में सर्वे के लिए जाते हैं, और उसकी पूरी जानकारी रखी जाती है और ये जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाती है। प्रशासन ने दावा किया कि इस सर्वे से आने वाले दिनों में सरकार को अपनी तैयारियां करने में मदद मिलेगी। सरकार एक इसको असेस कर लेगी कि भाई यहाँ पे कितने लोग 60+ हैं, कौन माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हैं जिनके। बताया गया कि दिल्ली के हर इलाके में होने वाले इस सर्वे को 6 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका की टेक्सास में 175 फीट ऊंचे खंबे पर फंसे एक आदमी को बचा लिया गया। बताया गया कि आदमी खंबे की मरम्मत करने के लिए उस पर चढ़ा था, लेकिन वहीं पर फंस गया, जिसके बाद उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया।
बचाव अभियान का ये वीडियो किसी फिल्म के सीन जैसा लगा। वीडियो में फ्लाईओवर के साथ एक खंबे पर शख्स फंसा हुआ नजर आया। उसे बचाने के लिए अमेरिका के पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक बचाव कर्मी हेलीकॉप्टर से बंधी तार से नीचे उतरता दिखा। बचाव कर्मी खंबे पर फंसे आदमी के पास पहुंचा और उसे तार से बांध दिया। इसके बाद दोनों तार से जमीन पर उतरते नजर आए। इस खतरनाक बचाव अभियान के दौरान सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं रोका गया। फ्लाईओवर पर गाड़ियां फर्राटे से गुजरती दिखी। हालांकि बचाव अभियान के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और आदमी और बचाव कर्मी सुरक्षित जमीन पर उतर आए। और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटों में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 16,922 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 418 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 4,73,105 तक जा पहुंचे, जबकि देश भर में कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 14,894 तक जा पहुंचा है। तो एक दिन में करीब 17,000 नए मरीज सामने आए। रवि सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, लगातार आंकड़ा बढ़ा और अब 17,000 तक जा पहुंचा है ये आंकड़ा। आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि इसके साथ में एक चीज और भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ी है, टेस्ट अब लगभग 2 लाख से ज्यादा पहुंच चुके हैं। तो लगातार जैसे जैसे टेस्ट के संख्या बढ़ेगी वैसे आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है कि इजाफा हो रहा है। अब 15,000 के आसपास पिछले कुछ दिनों में लगातार मामले आ रहे थे। पिछले एक हफ्ते से 15,000 के आसपास आ रहे थे, लेकिन अब 15,000 से बढ़कर अब 16,000 से भी ज्यादा आए हैं, यानी कि 17,000 के आसपास ये मामले हो चुके हैं। मौत के आंकड़े में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो नंबर ऑफ टेस्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे और जिस तरीके से प्रेडिक्शन किया गया था, ये कहा गया था कि जून और जुलाई हो सकता है कि पीक हो सकता है कि उस तरफ हम जा रहे हो। एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा था और जून का आखिरी चल रहा है हफ्ता। तो अब ये नंबर ऑफ टेस्ट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि लगातार इजाफा हो रहा है। हाँ, एक चीज है कि रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। 57.42% जो रिकवरी रेट है अभी, यानी कि लोग जो ठीक होने वालों की तादाद है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लद्दाख में सेना प्रमुख ने जवानों का हौसला बढ़ाया। सेना प्रमुख MM नरवणे ने अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों से बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की वर्चुअल रैली में शामिल होने की अपील की। ये रैली दोपहर 3 बजे होगी। ब्रिटेन सरकार ने 4 जुलाई से वहां कारोबार शुरू करने की इजाजत दे दी, लेकिन सभी को 1 मीटर की दूरी रखने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस की एक गाड़ी के खाई में गिरने से एक पुलिस वाला घायल हो गया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। कोरियोग्राफर सरोज खान की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक दिन पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। चीन की राजधानी बीजिंग में खाना पहुंचाने वाले एक आदमी की वजह से कोरोना वायरस के मामले और बढ़ने की आशंका है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक खाना पहुंचाने वाले एक आदमी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि इस आदमी ने 1 से 17 जून के बीच अलग अलग इलाकों में कई लोगों को खाना पहुंचाया था और यही वजह रही कि उस आदमी के साथ काम करने वाले दूसरे लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। इसके अलावा उन लोगों की भी जांच की जा रही है जिन्हें उस आदमी ने खाना पहुंचाया था। खबर है कि वो रोजाना 50 लोगों को खाना पहुंचाया करता था। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार ने औरंगाबाद शहर को सैनिटाइज किया। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद मंत्री खुद सड़कों पर उतर आए और एक ट्रैक्टर की मदद से शहर की संकरी गलियों में जाकर केमिकल का छिड़काव किया। उनके साथ कई समर्थक भी इस काम में उनकी मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने अलग अलग इलाकों में जाकर केमिकल का छिड़काव किया। एक सड़क पर केमिकल छिड़कने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों की भी मदद ली गई और मंत्री खुद ही सड़कों पर दवा का छिड़काव करते दिखाई दिए। इस काम में मदद करने के लिए उन्होंने वहां रहने वाले लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। आज आपल्या लोकांनी थोडी मदत केली, सर्व लोकांनी, तर याचा परिणाम आपण शहर तरी कंट्रोल करू। इसके साथ घर घर जाकर सैनिटाइज करने के काम में भी कई लड़कों को केमिकल छिड़कने के लिए लगाया गया। मंत्री अब्दुल सत्तार ने कोरोना से लड़ने के साथ साथ सभी लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने की भी अपील की। आपण सुरक्षित राहिलो तर आपला जिल्हा सुरक्षित राहील, महाराष्ट्र सुरक्षित राहील, देश सुरक्षित राहील। तुर्की के बोद्रुम में जमीन के अंदर मौजूद पानी का एक पाइप अचानक से फट गया। इस घटना के सामने आए वीडियो में एक कार कच्ची सड़क से गुजरती दिखी। इस वक्त तक सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन जैसे ही अगली गाड़ी उसी रास्ते पर बढ़ने लगी, जमीन में दरारें उभरी और पानी निकलने लगा।
कुछ ही देर में पानी ने खतरनाक रूप ले लिया और जमीन से तेज धार फव्वारा फूट पड़ा। कंबोडिया की राजधानी नॉमपेन में एक बेकाबू कार दवा की दुकान में घुस गई। बताया गया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ड्राइवर कार पर काबू नहीं रख पाया और वो सीधे सड़क के किनारे मौजूद दवा की दुकान में घुस गई। इससे पहले एक आदमी दुकान की तरफ बढ़ता नजर आया, लेकिन दुकान के बाहर पहुंचते ही वो रुक गया और सड़क की तरफ देखने लगा। तभी एक तेज रफ्तार कार आई और दुकान की दीवार और बाहर रखी शीशे की अलमारियां तोड़ती हुई अंदर घुस गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग दुकान के अंदर पहुंचे और कार में फंसे ड्राइवर को निकालकर बाहर लाया गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और ड्राइवर को भी मामूली चोटें ही आई। किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने एनडीए गठबंधन से अलग होने की धमकी दी। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर केंद्र सरकार किसानों के हितों की परवाह नहीं करेगी तो उनकी भी पार्टी गठबंधन और सरकार में भागीदारी की परवाह नहीं करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से लाए जा रहे एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस में न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद की गारंटी देने वाले प्रावधानों को खत्म करने की आशंकाओं पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सभी दलों की बैठक बुलाई थी और इसी के बाद सुखबीर बादल ने केंद्र की बीजेपी सरकार को यह धमकी दी है। इतना ही नहीं, सुखबीर बादल के मुताबिक अगर पंजाब सरकार डीजल पर वैट 10 रुपए कम करे तो वो दाम को और कम कराने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना देने के लिए भी तैयार हैं। श्रोमणी अकाली दल वास्ते ना कोई मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ना कोई सरकार इंपॉर्टेंट है, ना कोई अलायंस इंपॉर्टेंट है। साडे वास्ते किसानी पंजाब के लोगों वास्ते हित वास्ते कोई भी कोई उहदे ते हमला करे असी लड़ाई लड़ते हैं। डीजल की समस्या बहुत पिंच करी है, डीजल ते पेट्रोल। मैं कहना कैप्टन साहब अज ऑल पार्टी मीटिंग फैसला कर ले कि पंजाब सरकार अज 10 रुपये घटा दूगी डीजल ते आपां नाल चल के उत्थे धरना दईए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो घटाइए। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच न्यूज 18 ने एक कोरोना वार्ड का जायजा लिया। हमने ये जानकारी जुटाई कि आखिर किसी मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद कैसे उसका इलाज किया जाता है और कैसे डॉक्टर खुद को कोरोना की चपेट में आने से बचाते हैं। और इसके लिए हम ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे अस्पताल पहुंचे जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में जो सबसे पहली चीज दिखी वो ये थी कि मरीजों के साथ आने वाले उनके रिश्तेदारों को अंदर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये कोरोना अस्पताल की हमारी एक लाइन ऑफ कंट्रोल होती है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर कोई भी बिना पीपीई किट के नहीं जा सकता है एक्सेप्ट पेशेंट। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए 3 अलग अलग वार्ड में भी हम गए। इन्हें L1, L2 और L3 नाम दिया गया है। अस्पताल का कहना है कि L1 वार्ड में उन मरीजों को रखा जाता है जिन्हें कोरोना के मामूली लक्षण है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको एक वेलकम किट देते हैं। एक इसमें ये पल्स ऑक्सीमीटर हम हर एक पेशेंट को देते हैं। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करने के लिए होता है। कोरोना के L2 और L3 वार्ड में उन मरीजों को रखा जाता है जो गंभीर हैं। इन दोनों वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा भी देखी गई। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वार्ड सिर्फ इसी अस्पताल में है। देश भर के कई अस्पतालों में जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है वहां मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में सरकारों ने मामूली लक्षण वाले मरीजों को घरों में रहकर ही इलाज करने की भी सलाह दी है। L2 क्या होता है? L2 में वो मरीज आते हैं जिनका जो है कोरोना में लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लंग में निमोनिया डेवलप हो जाता है। उन मरीजों को लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यूपी के संत कबीरनगर में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट का एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 पक्ष लाठियां लेकर एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। कुछ महिलाएं भी लाठियां लेकर सामने वाले पक्ष पर हमला कर रही थी। इतना ही नहीं, इस मारपीट में शामिल कुछ लोग तो एक दूसरे पर पथराव भी करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के मुद्दे पर एक पक्ष लाठी डंडों से लैस होकर दूसरे पक्ष के घर में घुस आया और इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी लाठियों से हमला शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने श्रीलंका दौरा टाल दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने कोरोना वायरस संकट की वजह से अगले महीने होने वाला अपना श्रीलंका दौरा टाल दिया। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मालदीव सरकार ने 15 जुलाई से विदेशी पर्यटकों को अपने देश में आने की इजाजत दे दी। कोरोना वायरस संकट में यह रोक लगाई गई थी। दिल्ली और हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.8 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र रोहतक था।
यूपी सरकार ने घूसखोरी की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9454401866 जारी कर दिया। इस नंबर पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की रिश्वत मांगने से जुड़ी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। कोरोना वायरस संकट के बीच ईशांत शर्मा ने लंबे समय बाद अभ्यास शुरू कर दिया। मिजोरम में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार 4.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके आए। रूस की राजधानी मॉस्को में दूसरे विश्व युद्ध में जीत की सालगिरह पर जमकर आतिशबाजी हुई। विक्ट्री डे के इस कार्यक्रम में सेना की तरफ से ही आतिशबाजी की गई। काफी देर तक मॉस्को का जो आसमान था अलग अलग रंगों की आतिशबाजी से जगमगा उठा। हालांकि विक्ट्री डे कार्यक्रम हर साल 9 मई को होता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल ये कार्यक्रम 24 जून को मनाया गया। दिल्ली में कोरोना संकट की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडरों के दाम भी बढ़ गए। सांस लेने में तकलीफ होना भी कोरोना का एक लक्षण है और ऐसे कोरोना मरीजों को अस्पतालों में इन्हीं सिलेंडरों से ऑक्सीजन दी जाती। इसी वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग तेजी से बढ़ी और उनकी कीमतों में भी अच्छा खासा उछाल आया। मेडिकल उपकरणों के लिए मशहूर दिल्ली के भगीरथ पैलेस मार्केट में भी कई ऐसे लोग नजर आए जो वहां ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पहुंचे। बताया गया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहले केवल अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाता था, अब कोरोना की वजह से कई लोग उसे घरों में भी रखने लग गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मांग है वो इसी ऑक्सीजन सिलेंडर की है, क्योंकि कोरोना में इसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लोग इसे अपने घर में रखना चाहते हैं। कोरोना की वजह से मांग बढ़ने का सीधा असर ऑक्सीजन सिलेंडरों के दाम पर पड़ा और इनके दाम काफी तेजी से बढ़े। ये जो पहले 5500 रुपए तक मिल जाता है, 5500 से 6000 की रेंज में, अब वही 7-8 हजार की रेंज में मिलता है पूरा कंप्लीट सेट। भगीरथ पैलेस मेडिकल उपकरणों का थोक बाजार है और वहां ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए ज्यादातर वो लोग पहुंचे जिनकी खुद की दवा की दुकानें हैं। आप आगे कितने इस पे? आगे हम 8 से 8.5 हजार में हम लोग बेचते हैं। देश में मुद्रा लोन लेने वालों को केंद्र सरकार ने राहत दी। मोदी कैबिनेट ने इस बारे में अहम फैसला किया और 50,000 रुपए तक का जो मुद्रा लोन लेने वाले लोग हैं उनको ब्याज में 2% छूट देने का ऐलान किया है। 50,000 रुपए तक कर्ज लेने वाले छोटे दुकानदारों की संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है, जिन्हें अगले साल 31 मई तक मुद्रा लोन के ब्याज में छूट मिलेगी और इससे सरकारी खजाने पर 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में रखने का फैसला भी लिया गया है और दावा यह है कि सरकार की इस पहल से सहकारी बैंकों के खाता धारकों का पैसा नहीं डूबेगा। सरकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बाइक सवार अचानक बरसाती नदी के तेज बहाव में फंस गया। बताया जा रहा है कि हरिद्वार चोरगलिया रोड पर शेर नाले पर अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया और इसी दौरान एक बाइक सवार ने तेज बहाव के बावजूद इसे पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा उसकी बाइक पानी में बहने लगी। मजबूर होकर इस शख्स ने बाइक पानी में छोड़कर अपनी जान बचाई, जबकि बाइक पानी के तेज बहाव में बहती दिखी।